नमस्कार दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एजीटीवी न्यूज़ में। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई थी कि बच्चों पर तीसरी लहर में कोरोना अटैक करेगा। इसको लेकर के भी बच्चों में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और अब छोटे बच्चों के भी स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और ऐसे में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए बच्चों में और स्कूल प्रशासन को, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और शिक्षकों को भी जो नियम है उन्हें पूर्ण तौर पर उसका पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने ना सुनने की बीमारी को लेकर के दिवाकर तेजस्वी ने एक अभियान चला रहे हैं ताकि बिना सुने की बीमारी में ऐसे मरीजों का इलाज हो सके। इसके लिए कुछ लोगों में सुनने वाली मशीन का वितरण करते हुए डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि कैसे कान बहने की बीमारी या फिर कहां से जुड़ी तमाम समस्याओं से बच सकते हैं। आइए आप देखते हैं आगे की वीडियो में। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कौन कौन से गाइडलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर में काफ़ी कुछ नुकसान देखने को मिला था। जी, अभी कोरोना की दूसरी लहर के बाद अभी संतोषजनक स्थिति है। अभी नए रोगियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी ही समय है कि हमें बहुत सचेत रहना है, क्योंकि आए दिन अभी आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं, दशहरा, दिवाली, छठ, और ऐसी स्थिति में बहुत भीड़ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अभी लोगों में जो सेकेंड वेव के समय जो सीरो सर्वेलेंस हुए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों में जो क्षमता रहती है बचाव की, वो 5 से 6 महीने में कम होने लगती है। तो जो सेकेंड वेव के बाद 5 महीने के बाद जब वो एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन कमेगा और उस समय भीड़ यदि बढ़ेगी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे लोग, तो पुनः इसके संक्रमितों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए अभी आने वाले दिनों में मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी और भीड़ भाड़ से हट करके रहना, हैंड हाइजीन मतलब कि हाथों को साफ रखना, और जो लोग एलिजिबल हैं उनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराना, ये बहुत आवश्यक है। और इसके पालन करते हुए हम लोग थर्ड वेव को डिफ़र कर सकते हैं, थर्ड वेव से बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो हम लोग पुनः समस्या में आ सकते हैं। सर, कोरोना की तीसरी लहर में वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद जताई थी कि जो बच्चे उन पर इफेक्टिव होगा। स्कूल कॉलेज भी खुल चुके हैं और छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, लेकिन जिन बच्चों का जो 18 से कम के या फिर 18 के उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनके लिए कैसे रहना, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। 12 से 18 साल के बीच के बच्चों की वैक्सीनेशन उम्मीद है, आशा जताई जा रही है कि नेक्स्ट मंथ से शुरू हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बच्चों को क्राउडेड एरिया में न ले जाएं, अवॉइड करें क्राउडिंग में, और बच्चों को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कॉलेज को भी, स्कूल को भी, सारे छोटे बच्चों के स्कूल को भी ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कि मास्क का प्रयोग, डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग को हटा करके रखें, हैंड हाइजीन, हाथों को साफ रखें, और टीचर, शिक्षक भी जो लोग हैं वो लोग भी मास्क का प्रयोग करें। और इन सबों का स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत अगर पालन हो तो स्कूल कॉलेज खुलने के बाद भी हम लोग कंट्रोल पे इसे रख सकते हैं। लेकिन अगर इन प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा तो आगे आने वाले दिनों में बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। और सर, समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर? देखिए, अभी जो कोई परेशानी करें, वायरल फीवर सामने आ रहे हैं, तो समझ पाना मुश्किल है कि लोग बीमार कैसे पड़ रहे हैं। देखिए, अभी आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, और विदेशों में जो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं वो अभी देखिए कि अमेरिका में भी 1.5 लाख प्रतिदिन के दर से संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ की वैक्सीनेशन हुआ है लेकिन जहाँ भी भीड़ बढ़ी है वहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें उन सबों से सबक लेना है और अपने सेकेंड वेव से भी सबक लेना है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना करके ही रखना है, जिससे कि इस वायरस को पुनः चांस नहीं मिले कि म्यूटेट करने का और लोगों को संक्रमित करने का। अगर वैक्सीनेशन पूरी तरह से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में होगा, और हम आप सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, तो संभावनाएं हैं कि ये वायरस को म्यूटेट करने की क्षमता नहीं होगी और हम लोग सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। सर, ना सुनने की बीमारी के केस देश में बढ़ते जा रहे कहीं ना कहीं, उसको लेकर सर आपने आज
सुनने की मशीन भी बांटी है, तो उसको क्या स्टेटस है सर अभी? देखिए अभी ये बीमारी बहुत एंडेमिक है और बहुत दिनों से, सालों से हमारे समाज में रह रही है। इसमें 2-3 बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद ही वहाँ विदेशों में टेस्टिंग हो जाती है कि बच्चे में सुनने की क्षमता पूरी है कि नहीं। वो टेस्टिंग यहाँ भी सारे न्यू बॉर्न्स के साथ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कभी कभी जन्म के साथ थायराइड की समस्या बहुत सीवियर होती है, उसमें भी डेफ म्यूट बच्चे पैदा लेते हैं और उस स्थिति में भी सुनने की क्षमता कमती है। और बाद में देखा गया है कि गाँवों में जब लोग तालाब में, नदी में कहीं भी नहाते हैं और कान के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, बार बार कान के अंदर खोदते हैं, तो उससे कान के जो पर्दा होती है उसमें छेद हो जाता है, बहने लगते हैं कान, और लोग उस पर ध्यान नहीं रखते हैं समय। तो उस कारण से क्या होता है कि सीवियर इन्फेक्शन कान का होता है और उससे सुनने की क्षमता कम जाती है। ये बहिरापन को फिर इस तरह के जो रोग होते हैं वो बढ़ावा देते हैं। तो कान का बहना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तुरंत अगर किसी का कान बह रहा है तो उसे चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। और गंदे स्थानों पर कहीं पर भी स्नान नहीं करना चाहिए जिसमें कि कान के अंदर पानी चला जाए, गंदा पानी चला जाए, जिससे कान के इन्फेक्शन को बचाया जा सके। और कान का बहना और कान का इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, पुराना जो बार बार बहते रहता है, वो अगर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर हम लोग बहरापन को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे।